Cyber law. Cyber law is an attempt to integrate the challenges presented by human activity on the internet with legal system of laws applicable to the physical world. ये इंटीग्रेट करता है वो चैलेंजेस को जो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू मिलते हैं इंटरनेट पे. There was no statute in India for governing cyber laws involving privacy issues, jurisdiction issues, intellectual property rights issue and a number of other legal questions. With the tendency of misusing of technology, there has arisen a need of strict statutory laws to regulate the criminal activities in the cyber world and to protect the true sense of technology. बच्चों क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज हो जाता है टेक्नोलॉजीज का, उसको प्रिवेंट करने के लिए और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए साइबर लॉज बनाए जाते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ITA 2000 was enacted by Parliament of India to protect the field of e-commerce, e-governance, e-banking as well as penalties and punishments in the field of cyber crime. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था प्रोटेक्ट करने के लिए ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, जो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ई कॉमर्स जो भी आप ऑनलाइन खरीदते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और अगर कुछ क्राइम होता है तो पनिशमेंट डिफाइन की गई थी इस लॉ के accordingly. The above act was further amended in the form of ID Amendment Act 2008. जो ये वाला लॉ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसे बाद में थोड़ा सा बदल के IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 का नाम दिया गया. इसमें थोड़े चेंजेस किए गए थे इस एक्ट के अंदर. In the IT Act, the word computer and computer system have been so widely defined and interpreted to mean any electronic device with data processing capability performing computer functions like logical, arithmetic and memory function with input, storage and output capabilities, and therefore any high and programmable gadgets like a washing machine or switches or routers used in network can all be brought under the definition. इसमें क्या था कि लॉजिकल अर्थमेटिक फंक्शंस जैसे इनपुट हो गया, स्टोरेज, तीन ही तरीके से सीपीयू की जो वर्किंग है वो करता है. एक इनपुट लेता है, एक मेमोरी स्टोर करेगा और एक आउटपुट देता है. ठीक है, मेमोरी स्टोरेज एंड आउटपुट, राइट. तो इन तीनों पे ही जो भी नेटवर्क के अंदर आएगा उस सब पे ये डेफिनेशंस जो भी रूल्स थे वो लागू हुए थे. सम ऑफ द साइबर ऑफेंसेस अंडर द आईटी एक्ट, जो ऑफेंसेस आते हैं इसके अंदर, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, जो कंप्यूटर के सोर्स के डॉक्यूमेंट हैं उन्हें टेम्पर करना, हैकिंग करना, पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश करना जो ऑफेंस हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. Now, intellectual property rights issue. Intellectual property rights are the rights given to an individual over the invention of their own. ये rights होते हैं जो कि individuals को मिलते हैं जो उनकी invention होती है उस पर. They usually give the creator an exclusive rights over the use of his or her creation for a certain period of time. ये जो क्रिएटर होता है, जो भी चीज़ क्रिएट करता है, उसको ये राइट्स मिलेंगे जब तक वो क्रिएशन करेगा. ठीक है. देयर आर ओनली 3 ways टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. हम 3 तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज पेटेंट. अ पेटेंट इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइन बाय एन इंडिविजुअल. पेटेंट एक
टर्म होती है जिसे हम यूज करेंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, जो डिजाइन एक इंडिविजुअल करता है उस प्रोडक्ट को, इंडिविजुअल के लिए होते हैं ये इंटेलेक्चुअल, जो हम बता रहे हैं अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिविजुअल की इन्वेंशन पे ही लगते हैं ये वाले राइट्स, ये चीज ध्यान रखना। और जो 3 वेज है उसमें पेटेंट पहला है, द डिजाइनर इज गिविंग एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द पेटेंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए उसे राइट्स दिए जाते हैं जब तक उसकी क्रिएशन पूरी नहीं होती तब तक। विद द हेल्प ऑफ पेटेंट राइट द ओनर कैन स्टॉप अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट डिजाइन। पेटेंट राइट की हेल्प से ओनर को स्टॉप कर सकते हैं मेकिंग से, यूजिंग से या सेलिंग से प्रोडक्ट डिजाइन को। द ओनर कैन टेक अ लीगल एक्शन इफ समवन यूजेस द पेटेंट विदाउट हिज और हर परमिशन। तो यूजर, जो यूजर है, क्रिएटर है, वो एक्शन ले सकता है उसके खिलाफ जो उसके पेटेंट को यूज करे उसकी परमिशन के बिना। In order to obtain a patent, the following conditions should be met. The product should be new. अगर आपको एक पेटेंट चाहिए, आप उसके लिए अप्लाई करो, उसके लिए ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपका पेटेंट न्यू होना चाहिए, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज इन सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री, वो किसी इंडस्ट्री में यूजफुल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी स्पेसिफिक और मैथमेटिकल डिस्कवरी, ये कोई साइंटिफिक या मैथमेटिकल डिस्कवरी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ ड्रामेटिक, म्यूजिकल, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क, वो ड्रामेटिक, म्यूजिकल, ये जो वर्क हैं, आर्टिस्टिक वर्क, इनके अंदर नहीं आना चाहिए वो काम जो भी आप करने वाले हो। नाउ ट्रेडमार्क्स। A trademark can be defined as a name or different sign or a device identifying a product or a service. ये एक नेम होगा या साइन होंगे अलग तरीके के, या डिवाइस होगा जो आइडेंटिफाई करेगा प्रोडक्ट को या सर्विस को। द प्रोडक्ट और द सर्विस इज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय ए स्पेसिफिक पर्सन और अ कंपनी। जो प्रोडक्ट या सर्विस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे एक पर्सन के थ्रू या फिर एक कंपनी के थ्रू। अ ट्रेडमार्क इज ऑल्सो नोन एज ब्रांड नेम। इट शुड बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड एंड लीगली रेस्ट्रिक्टेड टू द यूज ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन और द कंपनी। ये एक ब्रांड नेम भी होता है ट्रेडमार्क, और ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड होता है और लीगली रेस्ट्रिक्टेड होता है पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन तक ही या फिर स्पेसिफिक कंपनी तक ही, कि वो ही इसे यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉपीराइट्स। कॉपीराइट की टर्म से आपको पता लग रहा है कि किसी चीज पे कॉपीराइट हो सकता है हमारा, किसी डॉक्यूमेंट पे या फिर म्यूजिक पे, फिल्म पे, स्टोरी पे, ठीक है। कॉपीराइट इज अ टर्म यूज फॉर रिटन डॉक्यूमेंट। अ लीगल एक्शन कैन बी टेकन इफ द कॉपीराइट्स आर वायलेटेड। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्क कैन बी कंसिडर्ड फॉर कॉपीराइट्स: literacy works, musical works including any accompanying words। देखो कॉपीराइट वो होता है जो आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स पे लगता है, और कॉपीराइट आप उसके लिए ना आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, आपका लिटरेसी वर्क होना चाहिए या म्यूजिक वर्क होना चाहिए जिसमें वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, लिरिक्स हो गए जैसे कि। ड्रामेटिक वर्ड्स में जैसे आप कोई म्यूजिक बना रहे हो, या फिर पिक्चर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, मोशन पिक्चर्स हो गई, साउंड रिकॉर्डिंग्स हो गए, आर्किटेक्चरल वर्क हो गया, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गई, वेबसाइट्स हो गई। तो बच्चों ये जो होता है ना कॉपीराइट, आपको उस चीज में हेल्प करेगा कि आपका जो भी कोड होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपका जो कोड होगा ना, अगर आपने उस पर अपना कॉपीराइट लगा लिया तो आपका वो कोई और कोड यूज करके अपने नाम से नहीं बेच सकता। आप उस पर लीगली केस कर सकते हो कि ये कोड मेरा था, इस कोड पे मेरा कॉपीराइट था, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इज हैकिंग। द टर्म हैकिंग we first used at MIT during 1950s and 1960s.
The term was used for people who engage themselves in harmless technical experiments and fun learning activities. ये सबसे पहले यूज हुई थी MIT में 1950s और 1960s में, और ये हार्मलेस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। ऐसे ही किसी ने हार्मलेस टेक्निकल, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं हुए थे जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ऐसी फन लविंग एक्टिविटीज के लिए की गई थी हैकिंग। A computer authenticate who uses computer programming skill to intentionally access a computer without authentication is known as hacking। जब कोई पर्सन अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को यूज करके इंटेंशनली, नॉट एक्सीडेंटली, इट द वर्ड इंटेंशनली, उसकी इंटेंशन के थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर करके आपका ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस करे, उसे हैकिंग कहते हैं। द कंप्यूटर ऑथेंटिकेट involved in the activity is known as a hacker। A hacker accesses the computer without the intention of destroying data or maliciously harming the computer। देखो, उसका ये इंटेंशन नहीं होता कि वो आपके कंप्यूटर में वायरस डाल दे या वॉर्म डाल दे या फिर आपके कंप्यूटर को हैंग कर दे। वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा, ना उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी ने एक्सेस कर ली है। Another term used with hacking is cracking। Hacking can be defined as a method by which a person who gains unauthorized access to a computer with the intention of causing damage। अब cracking से क्या है, cracks आ जाते हैं ना जैसे कि, तो hacking में क्या होगा, वो आपका authorized data बिना आपको पता लगे एक्सेस कर लेगा, पर क्रैकिंग में वो आपके उस डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर देगा और वो डेटा आपके पास नहीं रहेगा। ये डिफरेंस होता है हैकिंग एंड क्रैकिंग में, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे जिसमें आपको साइबर लॉज की जरूरत पड़ती है। तो अभी इससे रिलेटेड आपको होमवर्क है कि एनलिस्ट एक्टिविटीज which required cyber laws and why। ऐसी एक्टिविटीज बतानी है आपको जिनमें आपको साइबर लॉज की जरूरत हो और क्यों आपको उसमें साइबर लॉज की जरूरत है, आपको ये भी लिखना है, ठीक है, कि अगर साइबर लॉज नहीं होंगे तो उससे क्या होगा। ओके।